Welcome again to this English channel. English at your fingertips. Students, today we are going to study writing of formal letters. As you know that letter writing is a very important topic. So in this video we are going to study how formal letters are written. Before this we will also study what is the letter is, and also study what is the format of formal letter. This is important topic for all boards, for all classes, and also it is important part of competitive examinations. We can say this, that writing formal letter is very important throughout the career of an employee, of a person, because at every step we need this expertise writing formal letter. So let us see what is letter writing formal letter. First of all, students, we are going to study in this part what is letter. So you can see a letter is a written form of communication. Students, सब समझिए, कम्युनिकेशन दो तरीके से होता है। एक तो कम्युनिकेशन ऐसे ही हो जाता है जैसे हम बात कर रहे हैं। आजकल सभी के पास मोबाइल फ़ोन होता है, तो हम लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं, किसी को एड्रेस कर सकते हैं, किसी स्पेसिफिक पर्सन को एड्रेस कर सकते हैं, स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन को एड्रेस कर सकते हैं। आपने देखा है आजकल बहुत सारी जूम मीटिंग्स होती हैं, तो हम उसमें कुछ भी किसी को भी एड्रेस कर सकते हैं, किसी को भी कोई भी डायरेक्शंस दे सकते हैं। बट दैट इज़ नॉट ऑथेंटिक। ऑथेंटिक डायरेक्शन क्या होगी कि हम उसको लेटर लिखेंगे। तो ए लेटर इज ए रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज एड्रेस टू स्पेसिफिक पर्सन और स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन. इट इज़ वन ऑफ द इजीएस्ट एंड नॉन एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. द रिलेशनशिप बिटवीन द राइटर एंड द रिसीवर डिटरमाइंस द वे ए लेटर इज रिटन. देयर आर सेवरल ways of writing a letter. Each have its specific style. So in this video we are studying formal letter. So let us see what is formal letter. Formal letter होता क्या है? formal letter होता है स्टूडेंट्स जो ऑफिस टू ऑफिस लिखा जाता है। जो ऑफिस टू ऑफिस लिखा जाता है उसको formal letter कहते हैं। और जो formal letter होता है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है? वो एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस को लिखा जाता है। इसका अपना एक ऑथेंटिक रिकॉर्ड होता है। ऑथेंटिक रिकॉर्ड में क्या होता है? हमें ये पता होता है कि हम इस नंबर से, हमें इस ऑफिस से इस नंबर का लेटर हमें प्राप्त हुआ है, और उस लेटर को हम रिकॉर्ड के रूप में रखते हैं अपने पास, जिससे इन फ्यूचर यदि हमें आवश्यकता होती है तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं। और यूज़ करके क्या करते हैं स्टूडेंट्स? तो इसमें स्टूडेंट्स हमें एक पता होता है कि हमारा जो लेटर है वो किस तरह का होगा। देखते हैं हम जो लेटर आर बेसिक, टू बेसिक टाइप्स होते हैं स्टूडेंट्स। इनमें एक तो होता है फॉर्मल लेटर, दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि वो फॉर्मल लेटर होता है वो किस तरह का होता है? दीज लेटर्स इंक्लूड एप्लीकेशन लेटर टू एडिटर्स, ऑफिशियल लेटर्स, लेटर टू and from organizations, government departments, etc. These letters have an objective or business-like style of writing. While writing formal letters, one should ensure that it is not too expensive. बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव होना नहीं चाहिए। These letters are supposed to be short. शॉर्ट होने चाहिए, टू द पॉइंट, यानी इसे बहुत सारी बातें आपको इधर उधर की लिखने की आवश्यकता नहीं होती। ये शॉर्ट होना चाहिए, चूँकि आप जानते हैं कि जो लेटर आपका लिखा जा रहा है फॉर्मल लेटर, वो ऑफिसर्स टू ऑफिसर्स या ऑफिस टू ऑफिस लिखा जाता है। तो उसमें इधर उधर की बात ना लिख रही है, क्योंकि ना तो पढ़ने वाले के पास टाइम होता है, ना ही लिखने वाले के पास टाइम होता है। वो क्या होना चाहिए? टू द पॉइंट होना चाहिए और शॉर्ट होना चाहिए, ताकि आपकी बात को तुरंत, जिसको आपने लेटर लिखा है वो तुरंत समझ जाए। दूसरा जो होता है वो इनफॉर्मल लेटर होता है। और दीज लेटर्स इंक्लूड लेटर टू पेरेंट्स को लिखा हुआ, रिलेटिव्स को लिखा हुआ, फ्रेंड्स को लिखा हुआ होता है। अब इन लेटर में आपके पास थोड़ी सी लिबर्टी होती है कि आप इधर उधर की बहुत सारी बातें लिख सकते हैं। तो फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर में यही डिफरेंस होता है। दीज लेटर्स हैव एन ईजी एंड कन्वर्सेशनल लैंग्वेज होती है इनकी। और दूसरा क्या होता है स्टूडेंट्स कि इस तरह के लेटर को आप इसमें आप एक तरह से
जो इनफॉर्मल बातें हैं वो भी लिख सकते हैं। तो इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर में यही डिफरेंस होता है। अच्छा, दूसरा ये होता है फॉर्मल लेटर का एक ऑथेंटिक रिकॉर्ड होता है, उसका लेटर नंबर होता है। इनफॉर्मल लेटर में कोई रिकॉर्ड नहीं होता। दूसरा क्या है, इनफॉर्मल लेटर जो होता है स्टूडेंट्स, उसमें आप जब लिखते हैं उसको तो उसमें आपको उसका रिप्लाई भी करना होता है, जबकि इनफॉर्मल लेटर में कोई आवश्यकता नहीं होती कि आप उसका रिप्लाई भी करें या नहीं। अच्छा, दूसरा क्या होता है, जो फॉर्मल लेटर होता है उसका अपना एक लेटर नंबर होता है, जबकि जो इनफॉर्मल लेटर होता है उसका कोई लेटर नंबर नहीं होता है। अब चूंकि उसका कोई लेटर नंबर नहीं होता, इसलिए उसका यदि आप रिप्लाई ना भी करें तभी भी तो उसका कोई रिटन रिकॉर्ड होता नहीं है स्टूडेंट्स, जबकि इसका अपना एक रिकॉर्ड होता है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? देखते हैं आगे। अब पार्ट्स ऑफ फॉर्मल लेटर यदि हम बात करें तो फॉर्मल लेटर्स को हम देखिए इन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले जो होता है वो हेडिंग लिखा जाता है स्टूडेंट्स, और दूसरा जो पार्ट होता है उसका सैल्यूटेशन होता है, तीसरा सब्जेक्ट होता है, चौथा बॉडी ऑफ लेटर होता है, एंड लास्ट पार्ट जो होता है सब्सक्रिप्शन होता है। तो स्टूडेंट्स यदि हम देखें कि लेटर को हम जो फॉर्मल लेटर है उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो हेडिंग होता है, दूसरा जो सैल्यूटेशन होता है, तीसरा सब्जेक्ट होता है, चौथा बॉडी ऑफ लेटर, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बॉडी ऑफ लेटर, और सब्सक्रिप्शन होता है। एक बात और स्टूडेंट्स मैं आपको बताता चलूँ कि जो लेटर का होता है एक फॉर्मेट होता है। यदि आप फॉर्मेट को फॉलो नहीं करते तो फॉर्मेट के लिए अलग से मार्क्स होते हैं उसके। आपने मान लीजिए लेटर को बहुत अच्छे से लिखा है, लेकिन लेटर को तो बहुत अच्छे से लिखा है पर आपने उसका फॉर्मेट को सही से फॉलो नहीं किया है। यदि आपने फॉर्मेट को सही से फॉलो नहीं किया है तो उस कंडीशन में आप समझिए कि आपको मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे, चूँकि फॉर्मेट के मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे इस कंडीशन में। तो इस तरीके से आपका फॉर्मेट का भी पता आपको बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है कि आप फॉर्मेट का पता। अब हाउ टू राइट ए लेटर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ राइटिंग ए गुड लेटर इज योर एबिलिटी टू आइडेंटिफाई and write to your audience. If you are writing a letter to your friend, it will be crafted in an entirely different manner than if you are writing a formal letter. Learning to write a good letter also needs practice, knowledge about proper form of the ability to put into words your feelings, thoughts or ideas. If you learn the basic parts of a letter, it will help you to create letters for a variety ऑफ ऑडियंसेस एंड ओकेशंस। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने क्या कहा था कि आप जो इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं तब इनफॉर्मल लेटर में आपके पास एक लिबर्टी होती है, लेकिन जब आप फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो आपके पास लिबर्टी नहीं होती, चूँकि अक्सर भी होता क्या है कि आप अपने किसको लिख रहे हैं, अपने ऑफिसर्स को लिख रहे हैं, अपने सबॉर्डिनेट्स को लिख रहे हैं। तो सबॉर्डिनेट्स को लिख रहे हैं तब भी आपको, और यदि आप अपने ऑफिसर को लिख रहे हैं तब भी आपको वो लिबर्टी नहीं होती है। तो पार्ट्स ऑफ लेटर जैसे मैंने बताया था, सबसे पहले योर एड्रेस जो ये होता है, इसको हम कह सकते हैं हेडिंग का। तो हेडिंग में क्या होता है, योर एड्रेस, टॉप ऑफ योर लेटर यू विल पुट योर एड्रेस सो द रीडर विल नो वेयर टू लेटर वेट सेंड देयर रिप्लाई टू, क्योंकि यदि उसमें एड्रेस आपका नहीं होगा तो वो रिप्लाई किसको करेगा। दूसरा डेट, आपके एड्रेस के नीचे डेट लिखी होती है, और जो डेट होती है वो डेट ऑफ मंथ होती है। डेट ऑफ मंथ में स्टूडेंट्स क्या होता है, उसमें डेट ऑफ मंथ में डेट और उसके बाद वो महीने का नाम और फिर ईयर का होता है, तो डेट ऑफ मंथ इसमें लिखी जाती है। और दूसरा फिर उसके बाद इनसाइड द एड्रेस, यानी हेडिंग का ही जो तीसरा पार्ट होता है, तो उसमें जिसको एड्रेस आप लिख रहे हैं उसका एड्रेस भी लिखा हुआ होता है। तो ये एक तरह से हेडिंग का पार्ट हो गया। इसमें दोनों एड्रेस होंगे और डेट ऑफ मंथ होगी, ऊपर लिखने वाले का, फिर डेट ऑफ मंथ और फिर जिसको लिखा गया उसका होगा। उसके बाद दूसरा पार्ट होता है सैल्यूटेशन। जो सैल्यूटेशन होता है, सैल्यूटेशन सबसे शॉर्ट पार्ट होता है, और शॉर्ट पार्ट में इसमें सिर्फ आपको एड्रेस करना होता है। सैल्यूटेशन 1 या 2 वर्ड्स का ही हो सकता है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप डियर सर, डियर मैडम, ऑनरेबल सर, ऑनरेबल मैडम, रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड मैडम, वट एवर यू कंसिडर बेस्ट, आप वो लिख सकते हैं। तो इसमें केवल ये इतना ही पार्ट हो सकता है, डियर सर, डियर मैडम। अब यहाँ भी आपको देखना है कि आप जिसको लेटर लिख रहे हैं वो सर है, तो डियर सर, रेस्पेक्टेड सर, ऑनरेबल सर, या उसके बाद जो भी। इसके बाद स्टूडेंट्स इसी में एक यहाँ आ जाता है सब्जेक्ट। सैल्यूटेशन के बाद सब्जेक्ट आ जाता है, और सब्जेक्ट में आप वो सब्जेक्ट लिखते हैं जिस सब्जेक्ट के ऊपर आप लेटर लिख रहे हैं। तो सैल्यूटेशन के बाद सब्जेक्ट आता है। कई बार स्टूडेंट्स क्या होता है, सब्जेक्ट हेडिंग के ठीक नीचे आता है, उसके बाद सैल्यूटेशन आता है। कई बार क्या होता है
कि हेडिंग के बाद सैल्यूटेशन और सैल्यूटेशन के बाद सब्जेक्ट आता है। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। देखिए जब आप बॉडी ऑफ लेटर यहाँ से शुरू हो जाता है, इस तरह से आप यहाँ से शुरू कर दिया आप, यानी 3 पार्ट आने के बाद यहाँ से बॉडी ऑफ लेटर शुरू हो जाता है। इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इस बॉडी ऑफ लेटर में ही आपको ग्रामेटिकल सारे रूल्स को फॉलो करना होता है, क्योंकि इंग्लिश में क्या होता है कि यदि आपने ज़रा सी मिस्टेक कर दी तो आप कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन जो आपने लिखा है उसका मीनिंग कुछ और हो जाता है, तो यहाँ बहुत ही आपको केयरफुल रहना पड़ता है। तो ग्रामर के सारे रूल्स को यहाँ फॉलो करना पड़ता है। और जो आपका बॉडी ऑफ लेटर होता है उसको 3 छोटे छोटे पैराग्राफ में हम रख सकते हैं, और जो पहला पैराग्राफ होता है वो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ उसको कहा जाता है। द फर्स्ट पैराग्राफ विल जनरली आउटलाइन द पर्पज़ ऑफ द लेटर एंड द रीज़न दैट द लेटर इज़ बीइंग सेंट, मतलब क्यों आप लेटर भेज रहे हैं वो उसमें आप इंट्रोड्यूस कराते हैं। दिस कैन एड्रेस एनी इशू, कोई भी इशू को एड्रेस दैट आउटस्टैंडिंग एंड इज यूज टू सेंड द टोन फॉर द रेस्ट ऑफ द लेटर। इन दिस फर्स्ट पैराग्राफ द समरी ऑफ द लेटर कैन फाउंड एंड द इंटेंशन विच विल बी डिस्प्लेड थ्रू द रेस्ट ऑफ द लेटर शुड बी आउटलाइन। इसमें आउटलाइन हो जाएगी, यानी इस पैराग्राफ को पढ़ करके ही पता चल जाएगा कि आपका जो ये लेटर है ये किस सब्जेक्ट के ऊपर लिखा गया है। ये सारा चीज़ इससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखते हैं। 3 पैराग्राफ होने के बाद फिर कंक्लूजन आ जाता है। जो लास्ट पैराग्राफ होता है वो जो बीच वाला होता है वो कंक्लूजन का होता है। जो कंक्लूजन में होता है लास्ट पैराग्राफ शुड सम अप द इशू रेज इन द लेटर। इट कैन इंक्लूड सजेशंस हो सकते हैं, इसमें मेथड्स ऑफ सॉल्विंग इशू हो सकते हैं, या आपने जो इशू उठाए हैं उसके लिए क्या तो आप सजेशन दे रहे हैं, क्या आप उसके लिए सॉल्विंग इश्यूज के मेथड्स बता रहे हैं। इट शुड बी कंसाइज एंड टू द पॉइंट, ये हो सकता है। तो उसके बाद द क्लोजिंग होता है। इन द क्लोजिंग ऑफ द लेटर द इंडिविजुअल विल क्लोज द लेटर, लेटर को क्लोज करेगा। द क्लोजिंग ऑफ द लेटर कम्स इन वेरियस फॉर्म्स। इस जिसको मैं अभी आप जब मैंने पार्ट्स में बताया था तो पार्ट्स में मैंने बताया था सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन में क्या हो सकता है, योवर्स ट्रूली फॉर दोज इंडिविजुअल्स हु आर फेमिलियर विद वन अनदर, जो एक दूसरे को जानते हैं तो उसके लिए आप योवर्स ट्रूली आप लिखेंगे। टू ए ट्रेडिशनल सिंसियरली विच इज ए वर्सेटाइल क्लोजिंग दैट कैन बी यूज इन वेराइटी ऑफ फॉर्मल लेटर्स, यानी योवर्स सिंसियरली ये आप किसी भी तरह के लेटर में यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देखें तो ये आपका पूरा आपका लेटर हो जाता है, यानी इसके 5 पार्ट्स हो जाते हैं इसमें। अब यहाँ स्टूडेंट्स मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिए जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ दिया है लेटर टू द एडिटर। लेटर टू द एडिटर में हमने पहला क्वेश्चन दिया है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया कंप्लेनिंग अबाउट द नॉइसेस क्रिएटेड बाय द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स। यू आर द पीयूष शर्मा, ए रेजिडेंट ऑफ सेक्टर 15 वसुंधरा एनक्लेव न्यू दिल्ली। अभी देखिए स्टूडेंट्स यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैंने बताया कि हेडिंग में 2 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। तो लेटर ऑफ राइटर, लेटर ऑफ रिसीवर एंड बीच में होता है डेट ऑफ मंथ। तो यहाँ अब आजकल क्या होता है, लेटर में ही आपको एक एड्रेस दे दिया जाता है और आपको एक नाम दे दिया जाता है कि आप ये हैं। जैसे इसमें आपको सजेस्ट कर दिया कि आप पीयूष शर्मा है, और ये भी बता दिया कि आप कहाँ के रहने वाले, आप रहने वाले 15 सेक्टर 15 वसुंधरा एनक्लेव न्यू दिल्ली। अब जब आप लेटर लिखेंगे तो आपको जो सेंडर का एड्रेस होगा तो उसमें आपको अपना एड्रेस नहीं लिखना, बल्कि यही एड्रेस लिखना है जो आपको सजेस्ट किया गया है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आप डेट लिखेंगे, जिस दिन आपको एग्ज़ाम फेस कर रहे हैं उसी डेट को लिखेंगे। और यहाँ चूँकि आप किसको लिख रहे हैं, एडिटर को लिख रहे हैं, तो यहाँ आप द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ भी एक चीज़ ध्यान रखेंगे, यहाँ वसुंधरा के रहने वाले हैं तो एडिटर जो लिख रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया वो न्यू दिल्ली का है। लेकिन सपोज करो यदि आप वाराणसी के हैं, एड्रेस आप वाराणसी का दिया है, तो फिर एडिटर जो होगा आपका टाइम्स ऑफ इंडिया का वो वाराणसी का होगा। सपोज आप चेन्नई का एड्रेस आपको सजेस्ट कर दिया गया तो फिर टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर को जो लिखेंगे आप वो कहाँ का होगा, चेन्नई का होगा। तो स्टूडेंट्स ये छोटी बातें हैं लेकिन ध्यान करने की है, तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। इसके बाद सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट में क्या है आप देखिए, आप जैसा सजेस्ट किया गया है वही आपको लिखना है, रिगार्डिंग द इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर। और उसके बाद आपका क्या आ जाता है, उसके बाद आपका आ जाता है स्टूडेंट्स सैल्यूटेशन। मैंने क्या बताया था कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है डियर सर, तो यहाँ डियर सर आप कह करके शुरू कर देते हैं। आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ
आई वुड लाइक टू ड्रा काइंड अटेंशन टू द कंसेप्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स यही समझ जाएगा, रीडर जो होता है एड्रेस उसका, वो यही समझ जाएगा, इन लाइन से समझ जाएगा कि आपका एड्रेस किसके बारे, आपका लेटर किस विषय में लिखा गया है। फिर आप इसका बीच का पैराग्राफ देंगे, फिर आप क्लोजिंग पैराग्राफ देंगे। क्लोजिंग पैराग्राफ में आप इस तरीके से, और लास्ट में आप उसका सब्सक्रिप्शन देंगे। मैंने कहा था योर्स ट्रूली, साइन करेंगे। और चूँकि आप कौन सजेस्ट किए गए, आप किए गए पीयूष शर्मा, तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पीयूष शर्मा ही आप लिखेंगे। ऐसा नहीं कि आप लेटर में आपको जो क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन में आपको बताया गया कि आप पीयूष शर्मा हैं और यहाँ आप पीयूष शर्मा के बजाय किसी राजकुमार का नाम लिख दे, तो वो पॉसिबल नहीं होगा, वो ठीक नहीं होगा। इसका मतलब फिर ये माना जाएगा कि आपने कहीं से चीटिंग कर ली। ये क्वेश्चन दूसरा मैंने आपको देने की कोशिश की है जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है और ये भी आपका सोल्व किया हुआ है, इसमें आपको दिखाया। अब ये मैंने कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए हैं जो आपको लिख करके प्रैक्टिस करनी है। ये इसमें 3 दिए हुए हैं, तो इनको आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। यदि आपको कोई चीज़ सिखाई गई है और उसकी आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो फिर निश्चित रूप से वो उतने अच्छे तरीके से आप उसका सीख नहीं पाएंगे। तो प्रैक्टिस आप करेंगे जितना अच्छा, उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए आपका प्रैक्टिस करना बहुत आवश्यक होता है। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपकी समझ आया होगा ये टॉपिक, और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। मैं ये भी उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे अधिक से अधिक। स्टूडेंट्स, यदि आपने इस वीडियो को, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली जो वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त हो जाए। इसलिए आप बेल आइकन को भी इसके प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय बाय।